नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार को अगर बहानेबाज सरकार कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी सरकार से किसी बात पर जवाब मांगा जाता है तो वो बहाने बनाने लगती है। सत्ता का लगातार 11वां साल होने के बावजूद मोदी और उनके आसपास के लोग मुश्किल मौकों पर जरा सी हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं और अपनी असुरक्षा का रोना रोने लगते हैं। यह बात बार बार साबित होती है कि अकेले राहुल गांधी के नाम से पूरी सरकार क्यों घबरा जाती है। और इसीलिए अभी जब हिंडनबर्ग मामले पर फिर से सेबी की कार्रवाई और अडानी से साठगांठ पर सवाल उठे तो उन पर जवाब देने की जगह बीजेपी नेता इसमें राहुल गांधी की साजिश का एंगल ढूंढने लगे और उनसे सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को खतरा बताने लगे। शायद चुनावी नतीजों के बाद भी बीजेपी इस देश की जनता की समझदारी आप जानते हैं को समझ नहीं पाई है, इसीलिए राहुल गांधी को निशाना बनाने की भूल फिर से की जा रही है। आप जरा पिछले 2-3 दिनों की टाइमलाइन देखिए दोस्तों, घटनाक्रम को जरा सिलसिलेवार ढंग से देखें। शुक्रवार को जो बीता हुआ, अभी जो शुक्रवार को संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई, जबकि उसे आज 12 तारीख सोमवार को स्थगित होना चाहिए था, समाप्त होना चाहिए था। फिर शनिवार को क्या होता है? शुक्रवार को संसद अनिश्चितकाल के लिए आनंद फानंद में स्थगित कराई जाती है। शनिवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है, जिसमें उसने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर आरोप लगाए कि उनके हित अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े हैं। इसलिए पिछले साल जनवरी में आई रिपोर्ट पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार से जवाब मांगा। प्रधानमंत्री से इस्तीफे तक की मांग हो गई। इस पर पीएम तो चुप है ही, मगर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि वे देश में आर्थिक तबाही लाना चाहते हैं। आरोप यहां तक लगे कि संसद सत्र शुरू होते ही विदेशों से साजिश होती है, विदेशों में भारत के खिलाफ साजिश होती है। और ऐसे आरोपों का कोई आधार बीजेपी नहीं बताती, लेकिन हवा में तलवार भांजकर अपने पीएम को बचाने की कोशिश बीजेपी के नेता जरूर करते हैं। राहुल गांधी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह आज की नहीं है, यह साल भर पुरानी तस्वीर है। उस समय भी राहुल गांधी अडानी के मामले में बात करते थे, उससे 2 साल पीछे जाए तब भी अडानी की बात करते थे, उससे 4 साल पीछे जाए तब भी अडानी की बात करते थे। यहां तक हुआ कि राहुल गांधी जब अडानी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाने लगे संसद के अंदर, तो उन्हें न सिर्फ उस तस्वीर को एक्सपंज किया गया, बल्कि कुछ दिनों बाद राहुल गांधी को सजा मिल गई और राहुल गांधी की सांसदी चली गई। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। आइए रिकॉल करते हैं, जरा इस बाइट को सुनते हैं जिसमें अडानी का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी। पुरानी बाइट है लेकिन सुनिए। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रधानमंत्री अडानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे हैं। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं, अडानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती? इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? पूरा देश जानता है। तो यहां राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि संसद में हमने सवाल पूछे। उस विजुअल को जरा ले आइए। संसद में सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी, और ये देखिए, ये जो है यही दिखा रहे थे, यही तस्वीर दिखा रहे थे राहुल गांधी, जिसे एक्सपंज कर दिया गया था। उसके बाद राहुल गांधी ने हर मंच से इस तस्वीर को दिखाया और यहां पर ओम बिरला बहुत ही थोड़ा असमंजस में, एक ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है कि आप क्या करें क्या ना करें। और ये करते हुए, सारी चीजें पुरानी कह रहा हूं दोस्तों, कुछ भी नया नहीं। हो सकता है आपको लगे कि रिपीट कर रहे हैं यहां पर हम बातों को, लेकिन यहां बहुत जरूरत है रिपीट करने की, इसलिए क्योंकि आज जब हिंडनबर्ग का जिक्र आ रहा है, अडानी का जिक्र आ रहा है, तो आखिर यहां पर राहुल गांधी क्यों याद आ रहे हैं? मीडिया भी बीजेपी का इस कोशिश में साथ देता हुआ नजर आता है, पहले भी आता रहा है। तभी तो हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच खबर आई कि राहुल गांधी पर ईडी की छापेमारी हो सकती है। आप गौर फरमाइए,
तो ये नई खबर नहीं है कि राहुल गांधी को ईडी बुला सकती है या राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर सकती है। और यहां तक की खबर आज ये चल रही सुबह से कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। पूछताछ तो दूर, गिरफ्तारी तक आ गए। आप गौर फरमाइए, तो यह खबर नई नहीं है, कोई नई खबर नहीं है। आज से 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जब वायनाड में थे, राहुल गांधी ने रात को 1:55 पर यह ट्वीट किया था। और इस ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या लिखा था कि जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्र मुझे बताते हैं कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं ईडी को चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। यानी ईडी जब मेरे घर पे, अगर ऐसी ईडी के सूत्र, अंदरूनी सूत्र मुझे बता रहे हैं कि ईडी की छापेमारी हो सकती है मेरे घर पे, तो इसलिए मैं बाहें दोनों हाथ फैलाकर इंतजार कर रहा हूं और चाय और बिस्किट मेरी तरफ से ईडी के ऑफिसर्स के लिए जो मेरे घर आएंगे। वैसे ईडी अब तक तो राहुल गांधी के घर नहीं पहुंची है, लेकिन सवाल यह है कि 10 दिन पहले जिस खबर को राहुल गांधी ने खुद ब्रेक किया था रात को लगभग 2 बजे, उसे आज फिर से सुर्खियों में क्यों लाया गया? क्या इसका मकसद हिंडनबर्ग के नए आरोपों से ध्यान हटाना था? आपको बता दूं कि माधवी बुच ने अपने आरोपों पर सफाई दे दी है और सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि यह गलत है और जिन कंपनियों में माधवी बुच का पैसा था वो सेबी का पदभार संभालने के पहले का था पैसा। और जब सेबी का पदभार संभाल रही थी उससे पहले उन्होंने उन कंपनियों के जो उनके शेयर थे उसको अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिया। क्या पति के नाम ट्रांसफर करने मात्र से माधवी बुच बच जाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इस सवाल को यहीं रखते हैं। हमारे तमाम जो पैनलिस्ट साथी जब स्क्रीन पर आएंगे उनके बीच ये सवाल हम लेकर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हिंडनबर्ग ने फिर से सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, अब फिर से हिंडनबर्ग ने आज सवाल उठाए हैं। सवाल ये उठाए हैं कि माधवी बुच ने यह मान लिया है कि उन्होंने निवेश किया था। यही तो इन्होंने कहा है हिंडनबर्ग ने कि माधवी बुच ने निवेश किया था और अडानी के भाई की कंपनी में, यानी अडानी परिवार में उन्होंने निवेश किया था, उनकी कंपनी में निवेश किया था। यानी आरोप गलत नहीं है और कायदे से जांच का विषय है। अब मोदी सरकार की जिम्मेदारी क्या थी दोस्तों? मोदी सरकार की जिम्मेदारी यह थी कि वो इस पर सबसे पहले माधवी बुच को पद से हटाती, इस्तीफा लेती या निष्कासित करती, बर्खास्त करती और फिर निष्पक्ष जांच के लिए जेपीसी बनाती या किन्हीं रिटायर्ड जज को यह जिम्मेदारी सौंपती। लेकिन ऐसे कदम उठाने की जगह एक गंभीर मामले को बीजेपी बनाम राहुल गांधी बना दिया गया है। बीजेपी यानी इस बहानेबाज सरकार को यह लगता होगा कि राहुल की तरफ चर्चा का रुख करने से लोगों का ध्यान भटक जाएगा, तो यहां वो फिर से भूल कर रही है, क्योंकि इस बार मामला मंदिर बनने का नहीं है दोस्तों, उस पर पैसे का भी नहीं है जो बड़ी मेहनत से आम आदमी कमाता है और उससे लाभ कमाने के लिए यहां बाजार में लगाता है। यहां मामला जो है शेयर बाजार का है, फायदे के लिए आप पैसा लगाते हैं। मंदिर बनाने का काम आपका हो गया, 24 जनवरी को आपने मंदिर का उद्घाटन कर दिया आनन फानन में, उसका रिजल्ट आपको अयोध्या के लोगों ने दे दिया। इसीलिए अब यह शेयर बाजार का मामला है। अभी जून में 2 जून को चुनावी नतीजों के पहले आप याद कीजिए, जिस दिन 2 जून को एग्जिट पोल आए थे, उसके बाद छोटे निवेशकों का पैसा डूब गया। पहले पैसा बना, उसके बाद डूब गया 4 जून को, और मोदी ने उस पर उफ तक नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि 30 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने छोटे और मझोले निवेशकों के शेयर बाजार में डुबा दिए। इस पर भी उफ तक नहीं। अब फिर से शेयर बाजार को लेकर चिंता देखी जा रही है। आज तो खैर मार्केट संभल गया है, लेकिन क्या बार बार ऐसा हो पाएगा? लोग देख रहे हैं कि इस देश के हजारों करोड़ लेकर कुछ व्यापारी भाग गए और मोदी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। लोग यह भी देख रहे हैं कि जब उनकी आमदनी घट रही है तब 2-4 लोग अकूत पैसा कमा रहे हैं। अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में मोदी क्या ईडी के सहारे अपनी सरकार बचा पाएंगे? बड़ा सवाल है, वही हम यहां लिख भी रहे हैं। या राहुल पर उंगली उठाकर जवाब देने से बच पाएंगे नरेंद्र मोदी? आज इन्हीं दोनों सवालों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। डॉक्टर साहब जरा आपसे समझूं, राहुल गांधी फिर घेरे में। मामला तो अदानी का होना चाहिए, मामला हिंडनबर्ग का है, मामला माधवीपुरी बुच का है। राहुल गांधी कहां से बीच में आ जाते हैं? इसके पीछे की राजनीति क्या है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी? जी राजीव जी, इसके पीछे की राजनीति साफ और स्पष्ट। वो है राजनीति की माधवीपुरी बुच को हटाना नहीं चाहते, अडानी के खिलाफ करना नहीं, लेकिन उन्हें डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलता हूं, तब तक आप तक आए। सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं जल्दी से। सुनील जी, कैसे देखा जाए, सवाल वही है कि बीच में राहुल गांधी कहां से आ जाते हैं? आज कांग्रेस पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर और खासकर राहुल गांधी के ऊपर हमलावर बीजेपी के नेता कल से दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों के तार विदेश से जोड़ रहे हैं और संसद सत्र के दौरान ही ऐसी घटनाएं विपक्षी दल लेके आते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष जो सरकार में है और नरेंद्र मोदी जो खुद को विश्व गुरु कहलाते हैं, उनके भक्तगण कहते हैं ये विश्व गुरु हैं, जो वार रुकवा देते हैं, कि आखिर वो क्या ये सब नहीं देख पाते हैं कि विदेशी साजिश हो रही है सत्ता पक्ष के खिलाफ और राहुल गांधी उसके मुखिया हैं? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि राहुल गांधी जब कोई बात कहते हैं तो वह लोगों को विश्वसनीय लगने लगती है। कुल समस्या यह है, राहुल गांधी से और कोई नाराजगी की नहीं है। राहुल गांधी किसी भी आरोप के लोगों के बीच में विश्वसनीय बनाने का सबसे बड़ा माध्यम हो गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ या अन्य कोई भी आरोप जो राहुल गांधी लेकर के आ रहा है, अभी राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ है एफडीआई में, वो पैसा किसका है, ये तो पूछ रहे हैं वो। आप एक इंडिविजुअल से बात कीजिए, अगर उस इंडिविजुअल के खाते में 10 रुपया जमा हो जाए तो पता करता है कि रुपया किसने भेजा। क्या संभव है कि आप अपने खाते में जमा हो रहे पैसे की जानकारी आप नहीं लेना चाहते हैं? और 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हो जाए और ये पैसा किसका है, कहां से आया, ये कौन लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये जानकारी राहुल गांधी चाहते हैं तो इसको बताने में क्या दिक्कत है? क्या यह जानने का हक नहीं है इस देश को कि यह पैसा माफिया का है, किसी तस्कर का है, किसी ड्रग रैकेटियर का है, किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगे हुए किसी व्यक्ति का है, किसका पैसा? और क्या इस तरह के लोग अगर आपके देश में निवेश करते हैं तो वो आपके संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करते? ये जाना नहीं जाना चाहिए। सवाल केवल यह जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कोई ऐसी खुफिया बात तो नहीं है, सब कुछ क्लियर कट है। अगर माधवी बुच ये कहती है कि सेबी में आने के पहले वह अपना पैसा अपने पति को ट्रांसफर कर चुकी थी, बहुत अच्छी बात है। वो पैसा था कहां? पहला सवाल, वह पैसा ऑफशोर कंपनी में था, बेनामी कंपनी में था। ऑफशोर कंपनी के साथ आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना सेबी के नियमों के अनुसार ही गलत है। यह देश बेनामी कंपनियों को बंद करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ढिढोरा पीटती रही है। तो ऑफशोर कंपनी में आपने निवेश किया, पहली चीज, आप इसकी जवाबदारी आप पे बनती है। दूसरी चीज कि 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आती है, 2015 में माधवी बुच जी अपना जो पैसा है जो ऑफशोर कंपनी में लगाए रहती हैं, वो अपने पति को ट्रांसफर कर देती है। 2014, 2015 और 2017 में वो सेबी की मेंबर हो जाती है जी। तो क्या यह जो क्रमवार घटनाएं हो रही हैं, यह अनायास है? आपने क्यों ट्रांसफर कर दिया? अगर आपने अपने निवेश को अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिया तो क्यों कर दिया? क्या उसमें क्या फायदा था, क्या नुकसान था? कौन से जो टैक्सेस थे जिनको बचाने के लिए आपने काम किया?
ये तो बताना पड़ेगा आपको। और आपने 2015 में ही आगे क्यों जमा किया? अब मैं अपने पति के नाम ट्रांसफर किया, उसके पहले भी कर सकती थी आप। अगर आपको लगता था कि ये पैसा मुझे अपने पति के नाम कर देना चाहिए तो पहले भी कर सकती थी, 2015 में ही क्यों? और वो भी तब जब मोदी सरकार सत्ता में आ जाती है तभी क्यों आपने किया? और किस पति के नाम आपने ट्रांसफर किया? मेंबर, जब आप सेबी की मेंबर हो जाती हैं तो वही पति जो इंजीनियर है पेशे से, वह आर्थिक गतिविधियों में शामिल, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाली एक कंपनी ब्लैक स्टोन, उसके सलाहकार हो जाते हैं। मैंने एक इंजीनियर वो आर्थिक विशेषज्ञ कब हो गया? अच्छा चलिए मान लेता हूं कि आपके पास बहुमुखी प्रतिभा है, कि कोई किसी चीज का जानकार हो सकता है, कोई अर्थशास्त्री भी राजनीति शास्त्री हो सकता है, कोई बहस नहीं है। तो अगर आपके पास आर्थिक जानकारी है, आर्थिक निवेश को आप प्रोत्साहित करना जानते हैं, किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी समूह को आप आर्थिक सलाह दे सकते हैं, तो आपने अतीत में कौन से काम किए हैं जी, किस तरह का आपके पास अनुभव है? ब्लैक स्टोन कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, वो भी एक ऐसी कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम करती है। रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनियां आम नहीं है, और उसका भी काम करने का तरीका एकदम अलग है। ब्लैक स्टोन रियल एस्टेट में काम करने वाली वो कंपनी है जो रियल एस्टेट डेवलप करके किराए पे देती है, बेचती नहीं है। प्रमुख काम उसे किराए पे देना है। भारत में इस तरह के काम करने वाली कंपनियों की संख्या बहुत कम है। मैं किसी निजी तौर पर मैं किसी ऐसी कंपनी को नहीं जानता, तो आप उस कंपनी के सलाहकार हो जाते हैं। तो माधवी बुच जो एक अर्थशास्त्री हैं, जो आर्थिक मामलों की जानकार हैं, तमाम बड़े बड़े आर्थिक संस्थानों में काम कर चुकी हैं, वह एक विदेश में स्थापित बेनामी कंपनी है जिसको अडानी साहब के भाई चला रहे होते हैं, उससे पैसा निवेश करती हैं, अरबों रुपए, करोड़ रुपए। क्या ये अपने आप में यह तर्कसंगत है? और जो व्यक्ति बेनामी कंपनियों में पैसा निवेश करता हो, वह एक आर्थिक नियमन करने वाले देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठान का प्रमुख बना दिया जाए, उसका सदस्य बना दिया जाए, ये सवाल नहीं पैदा होता। आप ये कहते हैं कि साहब हिंडनबर्ग की बात विश्वास नहीं किया, क्यों नहीं विश्वास किया जाएगा? हिंडनबर्ग तो कहता है कि मैं शॉर्ट सेलर कंपनी हूं। उसने कभी नहीं कहा कि हम बहुत बड़े शोधकर्ता हैं, उसने कभी नहीं कहा कि हम ऐसी कंपनी है जो केवल पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। वो तो पब्लिक डोमेन में लिख करके बताती है कि हम शॉर्ट सेलर हैं। हम विभिन्न कंपनियों के बारे में शोध करते हैं और उसको पब्लिक डोमेन में डालते हैं। यह तो कोई खुफिया जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। और अगर उसने कोई बात कही है, अगर माधवी बुच जी ये कहती हैं कि साहब मेरा पूरा जीवन खुली किताब है, तो उसी किताब के ही तो पन्ने हैं ये। जिसको हिंडनबर्ग ले आया है वो उसी किताब के पन्ने हैं। आप ये बता दीजिए कि अगर वो पन्ने आपके उस खुली किताब के नहीं है तो आप पद छोड़ दीजिए और सरकार से आग्रह कीजिए कि इसकी जांच करा ली जाए। जिस भी प्रतिष्ठान संस्था से सरकार जांच कराना चाहे वो जांच करा ले। जांच की बात को नहीं कर रही आप। आपकी तरफ से जो स्पष्टीकरण जारी किया गया है उसमें आपकी तमाम योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छी बात है, आप बधाई की पात्र हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन आपकी जो योग्यताएं हैं, क्या इस बात की प्रमाण है कि जो गतिविधियों में आप शामिल नहीं हैं वो उसके बिना पर संभव नहीं है? क्या जो लोग इस तरह के काम में लगे हुए हैं क्या अनपढ़ जाहिल हैं? पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। जो ये ऑफशोर कंपनियां चला रहे हैं वो कोई जाहिल लोग हैं क्या? कितनी उनकी विद्वत्ता है सभी जानते हैं। आप जो बात कर रहे हैं, दूसरी चीज, इस पूरे मसले पर सरकार के वित्त मंत्रालय को जवाब देना चाहिए। जवाब कौन दे रहा है? रविशंकर प्रसाद जी। जवाब कौन दे रहा है? वो जो महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताजी हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं जी। सवाल इस बात का है कि ये पूरा का पूरा जो विषय है, और राहुल गांधी किसके साथ अब समस्या क्या हो जाती है बीजेपी की, कि राहुल गांधी जब इस विषय पर बात करने लगते हैं तो देश की जनता उसको सुनने लगती है। राहुल गांधी एक एक शब्दों को बटोर करके एक पूरे मामले की व्याख्या कर देते हैं कि तथ्य यह है, इसको आप समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, देश के संप्रभुता के साथ किस तरह के समझौते किए जा रहे हैं, विदेश में बैठे हुए लोग किस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, देश में बैठे हुए लोग जिनको आर्थिक नियमन की जिम्मेदारी है वह कैसे इन कंपनियों के साथ मिले हुए हैं।
किस तरह से उनके आर्थिक लाभ जुड़े हुए हैं, उन आर्थिक लाभों से वह किस तरह से देश के कारपोरेट को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फायदा पहुंचा रहे हैं, या इतना फायदा पहुंचा चुके हैं। राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है, कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ढेर सारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे। अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग वेबसाइट पे जाके पढ़े, कोई किताब तो छपी नहीं है, उनकी संख्या सीमित होगी ना। लेकिन जब राहुल गांधी इस बात को बोलने लगते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव गिराव में बैठा हर आदमी पढ़ने सुनने लगता है कि कोई हिंडनबर्ग है जो इस सरकार के कोई सेबी है, सेबी के कोई प्रमुख है, उनके बारे में इतनी बातें आ रही हैं। और ये सेबी वही है जो अडानी साहब की जांच कर रही थी, ये सेबी वही है जो यह कह रही थी कि हम कई मामलों की जांच नहीं कर पा रहे हैं जी। कुल दिक्कतें हो रही है। राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि आप राहुल गांधी के द्वारा कही गई बातें लोगों तक पहुंच जा रही हैं, वो कम्युनिकेट हो जा रही है। आपकी जो बेचैनी है वही है। और कोई भी सरकार हो, वह सरकारी एजेंसियों के बूते अपनी व्यवस्था को चला नहीं सकती। घटता हुआ जनविश्वास आपके सत्ता से बाहर होने का पहला रास्ता है। लोग आपके दरवाजे की कुंडी खटखटा चुके हैं और लोग इस साल के लोकसभा के चुनाव में लोगों ने यह बताना शुरू कर दिया कि आपकी विश्वसनीयता घटी है, आपकी आर्थिक नीतियों, आपके सभी दावों के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा होने लगा। ये कैसे संभव है? आप अगर आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की बातों को लोग विश्वास न करें, तो आप राहुल गांधी पे हमला करके ये बात नहीं रोक सकते हैं। आपको इन तथ्यों को सामने लाना पड़ेगा कि जो बातें हिंडनबर्ग कर रहा है वो तथ्यपरक है या नहीं है। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो तथ्यपरक है या नहीं। आप राहुल गांधी की नीयत का सवाल उठा करके उन तथ्यों के अनदेखी नहीं कर सकते। आप ये आरोप लगा करके राहुल गांधी देश को अस्थिर करना चाहते हैं, यह करने से काम नहीं चलने वाला। देश को अस्थिर कौन करना चाहता है? आप शोर कंपनियों में पैसा लगाने वाला देश को अस्थिर करना चाहता है कि इन चीजों को सामने लाने वाला व्यक्ति देश को अस्थिर करना चाहता है या देश को मजबूती देना चाहता है? सवाल यह है। और यह अगर आपने इन चीजों को साफ जो लोगों के सामने आप नहीं रखेंगे तो आपकी बात पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है। सरकार जो अपने बारे में बात यह कहती रही है कि देश में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को, किसी विषय विशेषज्ञ को सेबी का चेयरमैन बनाया गया। यह पहली बार साबित हो रहा है कि आप ऐसे निजी व्यक्ति को अपने लोगों को लाभान्वित कराने के लिए ले आए। यह आपका निजी किसी भी विशेषज्ञ को लाना संस्था को मजबूत करने का प्रयास नहीं था, संस्था के कामकाज को बेहतर करने का प्रयास नहीं था, संस्था के कामकाज को पारदर्शी बनाने की कोशिश नहीं थी, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने का प्रयास नहीं था। यह पूरा का पूरा प्रयास इस बात का आरोप में दम लगता है कि आप अपने लोगों को और ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास आप कर रहे थे उनके माध्यम से जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए आर्थिक संसाधन जुटाते हैं, जो आपके लिए लामबंदी करते हैं, जो आपके लिए पैरवी करते हैं लोगों के बीच में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सरकार का काम और उधर सेबी का काम, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अदानी, और फिर उधर माधवीपुरी बुच और राहुल गांधी आखिर बीच में कैसे आ जाते हैं? प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। कैसे यहां कल से देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज खबर चल रही है कि राहुल गांधी के यहाँ ईडी की छापेमारी हो सकती है। आज खबर चल रही है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार भी कर सकती है ईडी। ये सारी बातें, यहाँ तो बात हिंडनबर्ग की होनी चाहिए, बात माधवी बुच की होनी चाहिए, और यहाँ बात हो रही है राहुल गांधी की। ये तार क्या जुड़ा हुआ, कहाँ से? विदेशी साजिश। आखिर राहुल गांधी इतने सक्षम हैं कि विदेशी साजिश रच देते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। सोचिए सरकार की स्थिति क्या। ईडी राजीव जी एक मजाक बन गया है, चुटकुला बन गया है कि किसी के भी खिलाफ ईडी भेज दे। मतलब किसी क्या खाना किसी रेस्टोरेंट में खा लिया, वो पैसा मांग ले तो ईडी भेज देंगे उसके यहाँ। तो ईडी जो है वो एक मजाक का विषय बन गया है। और दिन भर आज मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी ईडी मजाक ही बनता रहा कि राहुल गांधी पे ईडी, सवाल वहाँ है सेबी का, सवाल अडानी का है, सवाल हिंडनबर्ग का है, सवाल हिंडनबर्ग के आरोपों का है। ईडी कैसे आ गया बीच में?
और ईडी को अगर आना ही है बीच में तो ईडी सेबी के पास जाए ना, ईडी माधवी बुश के पास जाए, तब समझ में आता है। देखिए सेबी जो है, सीबीआई और ईडी राजीव जी दोनों सीवीसी के अंडर आते हैं, सेंट्रल बिजनेस कमीशन के अंदर। सेबी नहीं आता है, तो इसलिए सेबी क्यों नहीं आता है? क्योंकि सेबी के बोर्ड में 3 लोग, यानी 2 वित्त मंत्रालयों के लोग सरकार के और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये 3 लोग सरकार के नुमाइंदे वहां बैठे हुए हैं सेबी के बोर्ड में। उनको नहीं मालूम था कि क्या चल रहा है? क्या वो आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं वहां पे? और अगर उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है, ये इनके अंदर वो स्किल नहीं है कि वो पता कर पाए कि किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, किस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, किस तरीके से उन्हीं की चेयरपर्सन पैसे लगा रही है, लगाए हुए थे, उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है। क्या उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हिंडनबर्ग की जो पहली जो रिपोर्ट आई जिसमें सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दिया और कहा उनको कुछ मिला नहीं, क्या माधवी बुश ने अपने आप को जांच से अलग किया था? कब इन्वेस्टमेंट हुआ, कब डायल्यूशन हुआ? क्या पति को ट्रांसफर कर देने से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है? ये जो 3 लोग वहां बैठे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था। ये तो किसी मामूली से चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी अकाउंटिंग के व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। जी, इसमें कौन सी बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए? वो फाइनेंस सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं राजीव जी, जो वहां बोर्ड में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं साठ-गांठ, कहीं ना कहीं क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला सामने है, बहुत सामने है। और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे जो आरोप लगाए हैं उसकी आप जांच कीजिए। माधवी बुश तो कल तक उन्होंने बताया नहीं पब्लिक डोमेन में कि उनके पास किसके शेयर हैं, अब उन्होंने बता भी दिया सब जो आपने अपनी प्रस्तावना में कहा। जी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बातों में कुछ सब्सटेंस है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हवा में नहीं है, सब्सटेंस है वो बातों में। उन बातों का सब्सटेंस क्या इन 3 लोगों को नहीं दिख रहा था जो बोर्ड में बैठे हुए हैं? सवाल ये है कि क्या मार्केट रेगुलेटर, जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर भी है, हमारे यहाँ के लाखों करोड़ रुपए के लोगों का इन्वेस्टमेंट है, क्या मार्केट रेगुलेटर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? क्या आज अडानी के शेयर में 53-54 हजार करोड़ रुपए उनकी कंपनी से निकल गया, तो क्या ऐसे ही निकल गया? तमाम सारी बातें हैं वो उस तरफ इशारा कर रही कहीं कुछ बड़ा घोटाला है जिसको छुपाया जा रहा है। ये स्कैम है जिसको छुपाया जा रहा है। और जैसे मैंने कल कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर, कि क्या सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंकी गई, क्या सुप्रीम कोर्ट को पूरा सच नहीं बताया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट जिसने ये कहा था अपने जजमेंट में पहले कि अगर मेरिट होगी तो हम जांच के आदेश भी दे सकते हैं जी, तो क्या अब मेरिट है जांच के आदेश के लिए, इंडिपेंडेंट जांच के आदेश के लिए? ये सब बातें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं। अब इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप देखिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में केवल अकेले राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ने भी आरोप लगाए। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाए, तमाम और दूसरी पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए। इंडिया गठबंधन तो इसमें यूनाइट होके सामने है। मुझे राजीव जी आप ये बताएं कि एनडीए की किसी पार्टी ने मोदी सरकार को या माधवी बुश को आके डिफेंड किया? क्या नीतीश बीजेपी कुमार के अलावा तो कोई दिखाई नहीं देता।
यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि एनडीए की पार्टियों ने बीजेपी को इस मामले में अकेले छोड़ दिया है कि आप लड़िए और सुलटाइए। पब्लिक परसेप्शन में, यानी बीजेपी के खिलाफ जो बातें जा रही हैं, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दम नहीं होता तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खड़े होते आज। उनका ना खड़े होने का मतलब यही है कि वो कह रहे हैं कि आप अपना जो गंदगी वो अपना खुद साफ करें, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। हमारे राज्य में आप पैकेज देते हो, बस वहीं तक है दोस्ती हमारी। हम आपके अच्छे बुरे कामों में साथ में नहीं है। तो ये एक बड़ा वक्फ बोर्ड के बाद, वक्फ बोर्ड के फियास्को बिल के बाद, ये एक बड़ा सामने राजनीतिक डेवलपमेंट आया है कि एनडीए की पार्टियां नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ी हैं। नरेंद्र मोदी को लड़ाई अब अकेले लड़नी है। ये राहुल गांधी को और ताकत देता है। सवाल ये कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर प्रसाद की जगह अगर नीतीश कुमार ने पटना में की होती, अगर चंद्रबाबू नायडू ने की होती और ये कहा होता कि नरेंद्र मोदी पे बड़े आरोप जो है वो गलत है, अडानी पे आरोप गलत है, अडानी सबसे क्लीन आदमी है भारतवर्ष में, तो बात समझ में आती। तो आप ये देखिए कि दो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, उन दोनों की कहानी बिल्कुल हमारे सामने है। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत लंबी, मोदी साहब अकेले लड़ नहीं पाएंगे, उनको अकेले ही लड़नी है। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। एक बात ये कि माधवी बुच जो हैं वो कह रही हैं कि मैं 2 साल पहले ही यानी सेबी की अध्यक्ष बनने से पहले मैंने अपने शेयर अपने पति के नाम कर दिए थे। जब आप तो क्या इंटरेस्ट ऑफ आपका जो कंपनी के उस कंपनी के नाम पे, यानी जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे थे जो अपने पति के नाम कर दिए, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा? ये सवाल उठता है क्योंकि ये पूछा जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं, अब भक्तगण ये बात कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने तो शेयर ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया था। अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने बताया, ये जानकारी दी कि मेरे पास अदानी की ये ऑफशोर कंपनी है, उसमें मैंने पैसा लगाया था और उस शेयर को मैंने अपने पति जी के नाम कर दिया है? नहीं दी थी जानकारी। और यही बात बाद में हिंडनबर्ग ने कही है। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाद में जो उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट उसकी आई है, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें साफ साफ उसने यही कहा है कि ये मान रही हैं माधवी बुच कि हां उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ये सबसे बड़ी बात है कि हां इन्वेस्ट किया था और उस शेयर को मैंने अपने पति के नाम कर दिया। तो क्या आप बच जाती हैं? सवाल उठता है। हम और आप, हम तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या एक पत्रकार होने के नाते, चलिए जांच नहीं करेंगे, लेकिन जांच सरकार तो करवा सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान तो ले सकता है ना। तो सवाल बहुत हैं। दूसरी तरफ अब आइए जरा राहुल गांधी जी की तरफ। राहुल गांधी आज अचानक ईडी के लपेटे में कैसे आ रहे हैं? आज अचानक राहुल गांधी के यहां ईडी की छापेमारी हो सकती है, राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं। ये हेडलाइंस क्यों चलने लगे सुबह से? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने कल फिर से मोदी अदानी भाई भाई कह दिया, इसलिए? तो ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जरा एक बार जल्दी से फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, फिर संजय कुमार सिंह साहब आपके पास आता हूं। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए? आप शुरुआत में अपनी बात रख रहे थे, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। क्या मेरी आवाज आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। देखिए, राहुल गांधी ने जो बात उठाई वो इस देश के करोड़ों छोटे इन्वेस्टर की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि क्या उनका पैसा डुबाने का इरादा है। और एक और बात, आवाज आपकी चली गई
प्रकाश जी, माफ़ी चाहूँगा, आपकी आवाज़ कट रही है। आज आपने शुरुआत में ही कह दिया था कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है और मोबाइल से आप जुड़ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तक, हमारे दर्शकों तक आवाज़ नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश करवाता हूँ कि आपको जोड़ पाऊँ। संजय जी के पास तब तक आता हूँ। संजय जी, इन तमाम मसलों पर राहुल गांधी बीच में कहाँ से खड़े हो जाते हैं? जो अपने यहाँ अब तो कहा जा सकता है ना, अब तो 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को देखते हुए। जी, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलकर, उस पर झूठे आरोप लगवाकर अपनी जगह बनाई और अपनी जो प्रशंसा की वो भी हवाई थी, उसमें भी दम नहीं था। उसमें 56 इंची सीना शामिल है जो सांकेतिक था, जिसका कोई मतलब नहीं था। और वो हम लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि घुस कर मारेंगे लेकिन पुलवामा का कुछ नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो अब तो 10 साल हो गए हैं, तो ये बहुत क्लियर है कि नरेंद्र मोदी भी ये समझ रहे हैं कि हमने राहुल गांधी को अननेसेसरी, बिला वजह डैमेज किया है और उस डैमेज का नुकसान इस चुनाव में देखना पड़ा है। और ये भी अब क्लियर है कि ईवीएम के चक्कर में 70-80 सीटें और गड़बड़ हैं और शायद वो नहीं होती तो कुछ और हो जाता, और अगर तेलुगु देशम और नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं करते तो सरकार नहीं। तो इस हालत में वो तो समझ रहे हैं कि वो कहां है और राहुल गांधी कहां है। तो अब उनको लग रहा है कि राहुल गांधी को डैमेज करने से 10 साल पद पर रहते हुए, जब मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं लगता था, राहुल गांधी कुछ खास बोल नहीं रहे थे, तब तो राहुल गांधी ने इतना डैमेज किया। और अब जब वो इतने सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, उनकी इतनी विश्वसनीयता है, उनकी इक्विलिटी हो गई है, तो राहुल गांधी मेरा कितना नुकसान कर सकते हैं ये उनको दिखाई देने लगा है बहुत क्लियर। और वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी ही उनके टक्कर में है या उनको टक्कर दे सकते हैं। बाकी लोग राहुल गांधी के इंकरेजमेंट से उनके साथ हैं, अकेले अपने दम पर शायद लीड ना कर पाए, जो 10 साल में हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए राहुल गांधी उनके टारगेट नंबर 1 है, क्योंकि उनको क्लियरली पता है कि राहुल गांधी की अगर चली, उसमें इनकी ईवीएम अगर ठीक काम करे या इलेक्शन कमीशन ठीक काम करे, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसी बार नहीं बनते। तो इसलिए उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो राहुल गांधी को टारगेट, और हर बार वो राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। उसमें ये इंक्लूडेड है, कल मैंने देखा, आपने दिखाया कि ये कह दिया गया कि जब भी संसद का सत्र होता है तभी विदेशी धरती से हमला होता है। मुझे याद है अरुण शौरी के सारे खुलासे इंडियन एक्सप्रेस में तभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता था, और ये किसी ने आरोप भी लगाया था अरुण शौरी पर उस समय, और मुझे याद नहीं है अरुण शौरी ने निजी बातचीत में कहा था या लिखा था या कहीं पब्लिक कहा था, लेकिन अरुण शौरी ने कहा था और मैंने सुना है या पढ़ा है, मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा था, तो कि हाँ, मैं इसीलिए पार्लियामेंट में करता हूं कि मेरे खुलासे का असर होता है, वो इफेक्टिव होता है। मैं जो बताना चाहता हूं या जो मैं रिजल्ट चाहता हूं वो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो हो जाता है, इसलिए मैं उसी में करता हूं। तो अरुण शौरी जब कर रहे थे तो ठीक था, और ये कोई भी पत्रकार करेगा कि जब वो तभी खुलासा करे जब उसका इफेक्ट हो। तो हिंडनबर्ग ने अगर वो किया है, और हिंडनबर्ग ने इसलिए किया है कि आप भारतीय पत्रकार को करने नहीं दे रहे हैं, और बीबीसी ने जब किया, बीबीसी ने एक फिल्म बनाई तो आपने उसका जो किया कि बीबीसी को अपनी पूरी संरचना बदलनी पड़ी भारत के लिए, तो ये सबको पता है। तो उसमें ये बीजेपी वाले जो दलील देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वही है कि वही प्रचारित होता है, लोग उसी को सुनते हैं, वही बताया जाता है। इसलिए आज मैं ढूंढ रहा था अरुण शौरी का वो बयान कहीं मिल जाता कि उन्होंने खुद कहा था कि वो पार्लियामेंट सेशन के दौरान देते हैं, तो उसमें मिला कि अंतुले वाला बयान जो था, अंतुले के मामले में जो उन्होंने खुलासा किया था, सीमेंट का घोटाला था, वो बहुत पुराना अरुण शौरी के पहले खुलासों में था, उस पे पार्लियामेंट में ही हंगामा हुआ था और तभी वो मामला बना और तभी अंतुले के खिलाफ कार्रवाई। ये तो आज मिला मुझे इंटरनेट पे, ये इंडिया टुडे की एक स्टोरी है जो इंडिया टुडे में छपा था। तो ये सर्वविदित तथ्य है और सब लोग जानते हैं कि ऐसे ही खुलासा किया जाता है, लेकिन वो इसको, उसी मामले को ऐसे घुमा के पेश कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी विदेशी साजिश कर रहे हैं कोई। भाई जब इंडिया में आप करने नहीं दे रहे हो तो जो विदेशी कर रहा है वो भी चाह रहा है कि उसकी, वो जो कर रहा है उसका असर हो, तो उसने पार्लियामेंट के सेशन के समय किया, इसमें कौन सी दो राय है। आपने जो किया वो सबसे नया है कि आपने पार्लियामेंट का सेशन अचानक बंद कर दिया, जो पहले नहीं होता था, जो कांग्रेस के जमाने में तो नहीं होता था, पहले कभी नहीं हुआ, तो ये अब हो रहा है। तो इस तरह से जो ये लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह है। जहां तक
हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसकी एलिगेशन का बात है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यही तो कहा गया है कि माधवीपुरी बुच के रिलेशन है अदानी से और इसीलिए जांच नहीं हुई। तो प्रूव्ड है, मैंने माधवीपुरी बुच ने मान लिया कि उनके इन्वेस्टमेंट थे और जांच नहीं हुई है, सबको पता है। जांच क्यों होनी चाहिए वो मैं बता दूं संक्षेप में, जरूरी है। जांच इसलिए होनी चाहिए कि अगर करप्शन का या भ्रष्टाचार का या नशे का या मानव तस्करी का पैसा इस तरह से इन्वेस्ट होने लगेगा तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और उस पैसे का बाजार में होने से अलग असर होगा। इसलिए वो पैसा कहां से आया इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है और वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ अदानी के केस में नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सहारा के केस में भी इंपॉर्टेंट था और सहारा से सेबी ने ही दस्तावेज मांगे थे या आप अपने इन्वेस्टमेंट का दीजिए, जो सहारा ने 121 ट्रक में भर के भेज दिए थे। तो सेबी का ये पावर है कि वो पूछे कि इन्वेस्टमेंट कहां से आया, जिसपे कोई डाउट नहीं था, जो बहुत छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट था, और सहारा को 121 ट्रक में कागज भेजने पड़े थे, ये सब हुआ था। लेकिन अदानी के केस में ये सब किया नहीं जा रहा है, जबकि पैसा विदेश से आया है और उसमें डाउट है और बड़ा है, इसलिए डाउट है कि वो गलत हो सकता है। सहारा वाले केस में तो सिर्फ कागज ठीक करने की बात थी या आरोपों को टेस्ट करने की बात थी, यहाँ तो विदेशी पैसा गलत हो सकता है, इसकी जांच करनी है और जांच नहीं हुई। आपने कह दिया डेड एंड पहुंच गए और इसलिए जांच नहीं हुई, और हिंडनबर्ग ने कहा है कि जांच इसलिए नहीं हुई कि आप अदानी से रिलेटेड है। और जहां तक वो इन्वेस्टमेंट की बात है, असल में है क्या कि रिपोर्ट बहुत टेक्निकल है, मैंने रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश की, मैं कह सकता हूं कि मुझे समझ में नहीं आया। समझ में आता है जब अखबारों में खबर पढ़ी है तब, तो अखबारों में जो खबर छपी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं वो उसी से छपी है। डॉक्यूमेंट जो उसमें है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में वो ये है कि इन्होंने अपना पैसा ट्रांसफर नहीं किया, इनका इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट नेम से था और इन्होंने एक चिट्ठी लिख कर दी उस कंपनी को कि वो इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों के ज्वाइंट सिग्नेचर से हैंडल होता था वो अब सिर्फ हस्बैंड माने धवलपुरी के सिग्नेचर से हैंडल होगा। तो इन्वेस्टमेंट उनका नहीं था ऐसा नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ सिग्नेचर उनका ही चलेगा, ये उन्होंने ऑथराइज किया था। जैसे हमारी पत्नी मुझे ऑथराइज कर दे कि उसका बैंक अकाउंट मैं चला सकता हूं, वही था। तो पैसा तो नहीं का है और यही खबर छपी है, मैं देख करके बोल रहा हूं, पक्का है। और ये डॉक्यूमेंट जो मैंने देखा है रिपोर्ट में वो ये है कि उन्होंने ये लिख के दिया था कि इन्वेस्टमेंट हमारा ऐसे ही रहेगा और इसको सिर्फ ट्रांजैक्ट करने या सिग्नेचर जो है सिर्फ धवलपुरी का रहेगा। जी, और ये पैसा 1 जून 15 को इन्वेस्ट किया गया था। अप्रैल 2017 में माधवीपुरी डायरेक्टर बनी, पूर्णकालिक निदेशक बनी और इससे कुछ पहले ही वो लेटर दिया गया था और फरवरी 2018 में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट पूरा वापस ले लिया, जो $8,72,000 था। $8,72,000 का इन्वेस्टमेंट था जो उन्होंने वापस ले लिया, जो वो कह रही थी। लेकिन रिलेशन तो है ही, अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया। हाँ, उसमें एक बात और है, इन्होंने कहा कि वो पैसा सेबी में, अडानी में इन्वेस्ट नहीं हुआ था, वो इस कंपनी वाले ने कहा है। आज के अखबार में ये खबर छपी है कि उन्होंने जो कहा कि ये पैसा अडानी में इन्वेस्ट नहीं हुआ था, वो वर्बली सिर्फ आपसे कहा कि सेबी को लिख के दिया था। तो आपसे कह दिया कि हमने अडानी में इन्वेस्ट नहीं किया था, तो वो बात नहीं बनती है, वो सेबी को लिख के दिया जाना चाहिए। वो लिख कर दिया है तो कहाँ है? तो वो खंडन है वो भी इनकम्प्लीट है और संभवतः गलत है। जी बिल्कुल, आएंगे उसके टेक्निकल पार्ट में। संजय जी बिल्कुल उस चीज को आप, संजय जी आप बिल्कुल उस पार्ट को बहुत आराम से और आसान शब्दों में समझा रहे हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि मुझे वो उनकी रिपोर्ट समझ में नहीं आई, मगर जो आपने समझाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें साफ साफ समझ में आता है कि 2015 का इन्वेस्टमेंट, 2017 में ट्रांसफर, 2018 में कुछ और ये सारा जो गोलमाल है वो कहाँ है और कैसे हिंडनबर्ग रिसर्च ये रिपोर्ट लेकर और ये खुलासा करता है और उसके बाद कहीं ना कहीं परेशान नजर आती है मोदी सरकार। मोदी सरकार को यहां परेशान क्यों नजर आना चाहिए? क्या आखिर इस पर मोदी सरकार के ऊपर क्या फर्क पड़ना, या मोदी सरकार किसी को बचाना चाहती है? क्या मोदी सरकार सेबी के चेयरपर्सन को बचाना चाहती है क्योंकि मोदी सरकार ने अपॉइंट किया था? क्या मोदी सरकार अडानी को बचाना चाहती है या ऐसे व्यापारियों को बचाना चाहती है जो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं और देश छोड़कर भाग भी रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए? आपने क्या किया?
ऐसे बहुत सारे सवाल, और उन सवालों के बीच आखिर राहुल गांधी को आप खड़े करके राहुल गांधी के इर्द गिर्द तार बुनने की कोशिश करते हैं। आज सुबह से आपने देखा होगा, अमलेंदु उपाध्याय जी आप तक आना चाहता हूं। सुबह सुबह 2-3 चीजें चली। एक, कंगना रनौत जी आ गई, बिल्कुल उसी भूमिका में है जिस भूमिका में 2-3 बार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता चुके हैं कि जिस भूमिका में पहले स्मृति ईरानी थी, उसी भूमिका में आने की कोशिश करती हैं कंगना रनौत। दूसरी बात, यहां पर आपने और भी 2-4 नेताओं को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को आपने देखा जो राहुल गांधी पर हमलावर थे। भाई बात करनी है तो आप हिंडनबर्ग की बात कीजिए ना, हिंडनबर्ग रिसर्च की बात कीजिए। क्या हिंडनबर्ग रिसर्च हिडन एजेंडा है जो आप कह रहे हैं? जरा आपका नजरिया भी इस पर समझना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि क्या यहां से राहुल गांधी का चेहरा सामने रख के मुखौटे के तौर पर आप खुद को, अपना चेहरा बचा पाएंगे? जी, असल में ये जो दूसरी रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, इसमें एक तरीके से कहा जाए कि जो सेबी की चीफ है उनकी, अडानी की, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है प्रधानमंत्री, इन तीन की दोनों संधि की तरफ ये इशारा करती है हिंडनबर्ग की ये दूसरी। इसमें इसलिए घसीटे जा रहे हैं चूंकि नरेंद्र मोदी ने ही नई जो सेबी चीफ थी उनकी नियुक्ति करी, जो कमेटी बनी उसके चीफ वही थे नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के साथ अडानी के क्या संबंध है, इसको लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान, आखिरी चरण के चुनाव से पहले, राजीव जी याद होगा कि कहा था कि ये 4 जून के बाद यही ईडी जब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगी कि अडानी को तुमने क्या सपोर्ट किया, कैसे किया, तो कह देंगे ये तो मेरा ऊपर का आदेश था, अविनाशी होगा। यानी कि ये सरकार ये समझ रही है राजीव जी कि ये सरकार अस्थिर है, राहुल गांधी कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं सरकार को, और राहुल गांधी जैसे ही सरकार को टेक ओवर करेंगे तो ये ईडी नरेंद्र मोदी से पूछताछ करेगी अडानी को लेकर। सारी बेचैनी अब इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर समझी जा सकती है कि ये अस्थिर सरकार जो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर चल रही है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ये अपनी बैसाखियां खींच ली, उसके बाद फिर ये ईडी नरेंद्र मोदी से पूछताछ करेगी और बहुत सारे राज और खुलकर के सामने आ सकते हैं। शायद इस तरीके का कोई डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है, इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एकदम से हमला हो गई। जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, सवाल उठाए हैं हिंडनबर्ग ने, जवाब देना है सेबी की चीफ को, जवाब देना है अडानी जी को। राहुल गांधी इसमें बीच में कहां से आ जाते हैं? राहुल गांधी बीच में इसलिए आते हैं चूंकि ये कि राहुल गांधी ये चूंकि मसले उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से निवेशकों के हित की बात की है, तो निवेशकों में ये बात ना चली जाए कि उनका पैसा जो मारा जा रहा है उसके पीछे ये सरकार है, उसकी वजह से पैसा मारा जा रहा है। निवेशकों में अगर ये संदेश जाता है कि उनके पैसे की जो हानि हो रही है उसके पीछे नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। चूंकि जिन लोगों ने निवेश किया है, अधिकांश लोग राजीव जी वो बीजेपी के समर्थक समझे जाते हैं, यानी कि मध्य वर्ग के लोग हैं जो भाजपा समर्थक समझे जाते हैं। तो उनके अंदर अगर ये बात चली जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख नेता है, जो अविनाशी स्वयं को बताता है, वो व्यक्ति इस घोटाले के पीछे है या इस घोटाले को एक तरीके से वो संरक्षण दे रहा था, ये संदेश चला जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक जो उसकी आर्थिक ताकत भी है, वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर जा सकती है। इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर ये हमले शुरू हुए और इस हमले के जरिए इस असली जो मामला है उसकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश है। एक तो सुबह सुबह राजीव जी एक छोटे से टीवी चैनल के जरिए पहले खबर फ्लैश हुई और उसको फिर कांग्रेस के लोगों ने हालांकि उसको किया कि अब ये ध्यान हटाने के लिए ये अब कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जब चर्चा शुरू हुई तो फिर अब राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इसको लेकर दो टुकड़े देखे जा सकते हैं। एक ट्रोल है भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि बहुत से चैनल उनको संपादक कहकर के अपने शो में बैठाते हैं, वो ट्विटर पे लिख रहे थे कि भाई ठीक है इसमें विदेशी हाथ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि हिंडनबर्ग का काम है, वो मंदलिया है, वो अपनी काम करता रहता है, विदेशी हाथ इसमें हो सकता है, लेकिन जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। यानी जो भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी संघर्ष है वो भी इसके जरिए कहीं ना कहीं बाहर निकलकर अब सामने आ रहा है राजीव जी। अब ये साफ समझ में आना है भारतीय जनता पार्टी को भी कि भाई अडानी जी से संबंध अगर मोदी जी के हैं तो मोदी जी ठीक है, मोदी जी के संबंध में तो मोदी जी बचाए, पूरी पार्टी अडानी को क्यों बचाए। तो अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये संकट शुरू हो गया है। तो अगर ये संकट बढ़ता है राजीव जी, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चुनौतियां शुरू हो जाएंगी। और राहुल गांधी इसको जिस तरीके से उठा रहे हैं तो ये चुनौतियां अगर बढ़ती हैं, नरेंद्र मोदी घिरते हैं, जांच के दायरे बढ़ते हैं,
ये जांच अगर बाहर जाती है, बाहर होती है, तो वहां अडानी के साथ मोदी के क्या संबंध है, ये सारी चीजें जब आना शुरू होंगी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लामबंदी शुरू हो जाएगी। तो मोदी जी का जो असली डर है, या भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी खेमा है, उसका जो असली डर है वो ये है कि ये मामला किसी भी तरीके से मोदी की तरफ ना मुड़ने पाए। तो मोदी की तरफ ना मुड़ने पाए तो इसलिए राहुल गांधी पे हमलावर रहो, राहुल गांधी को इसमें फंसाने की कोशिशें करते रहो, राहुल गांधी को दूसरे मसलों में उलझाने की कोशिश करते रहो, बताते रहो कि इसमें विदेशी षड्यंत्र। अरे भाई, अगर विदेशी षड्यंत्र है, आपको बात मान भी लिया है विदेशी षड्यंत्र है, तो आप देश में बैठ करके क्या कर रहे हैं? आपने उस विदेशी षड्यंत्र को फेल करने के लिए क्या किया? हिंडनबर्ग की अगर रिपोर्ट आ रही है और अडानी के शेयर गिर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? निवेशकों का पैसा का डूब रहा है, बताया जाता है कि आज ही 35 लाख करोड़ रुपया जो है अडानी में जिन लोगों ने शेयर किया उनका डूब गया। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया? आपने तो कहा था चुनाव से पहले कि शेयर खरीद, लोगों ने शेयर खरीद भी लिए। तो वो शेयर खरीदने के बाद अगर लोगों को नुकसान हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तो ये चूंकि नरेंद्र मोदी इस मामले में पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आते हैं, और बाहर की बाहर, जैसे आपने कहा था कि एनडीए का कोई दल जो है उनके समर्थन में नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी जो मोदी जी की चौधारनी समझी जाती है, और अब नई चौधारनी बन रही है, उसमें रविशंकर प्रसाद है, गिरिराज सिंह है, कंगना रनौत है, ऐसे लोग सामने निकल करके आ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा, गडकरी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो तो कुछ और तरीके की बातें इसमें बहुत सी आ रही है जो बांग्लादेश को लेकर के हो रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के खिलाफ जो कुछ शुरू हो रहा है, तो क्या अडानी जी जो है वो मोदी जी को लेकर, ये चूंकि अब नरेंद्र मोदी पर हमलावर, और नरेंद्र मोदी के लोग जो हैं वो राहुल गांधी के ऊपर हमलावर होकर के दिशा को किसी न किसी तरीके से मोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिपोर्ट जारी करता है और उसके बाद से कहानी में मोड़, ट्विस्ट ये कि जो बातें वहां कही जा रही थी, अभी तक यही हो रहा था कि सेबी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, और वैसा ही हुआ। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, यानी सेबी, इसने क्या कुछ किया, इसको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, और जिम्मेदारी क्या पूरी तरह से निभाई गई या नहीं निभाई गई। लेकिन जांच के दायरे में, सवालों के घेरे में अगर सेबी की चेयरपर्सन ही आ जाए तो सवाल और भी बड़े और खड़े हो जाते हैं। और यहां पर इन्हीं तमाम बातों के बीच राहुल गांधी लगातार चर्चा में, सुर्खियों में हैं। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो अभी से थोड़ी देर पहले जारी किया है, आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं। उसके बाद सीधे सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। राहुल गांधी के उस वीडियो को जरा ले आइए। पीपल्स लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में है सर। दैट्स ऑल फाइन। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। फिनिश, खत्म। मणिपुर को जला दिया है, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, महंगाई है। किसान ने यह कहा हमें भी एमएसपी दे दीजिए, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है, माइनॉरिटीज को डराते हैं, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती। There is an urgent need for an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। गारंटी कानून बन जाए, 70% लोगों के पास खरीद शक्ति ज्यादा होगी तो मार्केट तो बहुत ऊपर जाएगा। एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को। हम लोगों का ड्यूटी आवर टॉयलेट और एसी, टॉयलेट, एसी और सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है। लोको पायलट्स हिंदुस्तान की रेलवेज की सेफ्टी को मेंटेन करना चाहते हैं। He's looking very stressed out. His relatives are there in jail. Then mothers are coming and telling them that Anganwadi is not allowed to be authentic नहीं खिला सकते। We have not developed any technology to clean that. Now फोन आ रहा है कि यहीं पे होगा ई-केवाईसी, अभी वापस आओ वरना राशन कार्ड कैंसिल। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। तो मैं आपका हूं और आपकी आवाज संसद में उठाऊंगा एलओपी के रूप में। यहां राहुल गांधी, ये वीडियो अभी से थोड़ी देर पहले इन्होंने जारी किया है, और ये तब जबकि यहां बहुत सारे और उन तमाम मसलों को इस वीडियो में उन्होंने एक झलकियों के रूप में दिया है। आप देख रहे थे राहुल गांधी सुर्खियों में हैं, और उधर सेबी की चेयरपर्सन सुर्खियां बटोर रही हैं, और उनके साथ साथ जो है वो आखिर इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे अडानी है। अडानी को बचाने के लिए चाहे सेबी की चेयरपर्सन हो, चाहे सरकार हो, आखिर क्यों इतनी उतावली है सरकार कि राहुल गांधी से के ऊपर पूरा का पूरा
कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी और विपक्ष के लोग विदेशी साजिश रच रहे हैं, ये तक कहा जा रहा है। ये सब समझना जरूरी है। और जब इन बातों को हम इन बातों का जिक्र करते हैं तो कुछ लोगों को यहां पर ये बातें चमचागिरी की तरह लगती हैं। हमारे एक दर्शक हैं जो यहां लिख रहे हैं ऐसे अनाप शनाप बातें, मैं उनके लिए कह रहा हूं, पप्पू जाटव जी जरा जुबान संभाल कर कमेंट लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। मैं इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बहुत जरूरी भी है, लेकिन अगर आपको चमचागिरी पसंद है तो चमचागिरी कहीं और जाके कीजिए, यहां नहीं, क्योंकि यहां पत्रकारिता हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें कहना यहां जरूरी इसलिए है क्योंकि हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए भी जरूरी है। सुनील शुक्ला जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। समझो आपसे कि राहुल गांधी के मुद्दे को लाकर क्या नरेंद्र मोदी की सरकार हिंडनबर्ग रिसर्च दूसरा पैकेज, पहला जो आया तो पिछले साल आया था 2023 में, लेकिन दूसरी बार जब अभी आया है तो क्या इससे बच पाएगी? क्या यहां अब दूसरा जो हम लिख रहे हैं ईडी के सहारे अपनी सरकार बचाने की कोशिश, क्या फिर से वो खेल शुरू होगा जो अभी तक करते आए हैं? ये जो खेल करते आए हैं, क्या लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया? अगर लोगों ने स्वीकार कर लिया होता तो इस साल के लोकसभा के चुनाव में इतनी बुरी पराजय क्यों मिलती? कोई ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को पराजय न मिली हो, एका दुक्का राज्यों को छोड़ करके? गोया कि जो आप लिपापोती करने का प्रयास करते हैं उसको लोग कहां स्वीकार कर रहे हैं? ये तो कहीं नहीं हुआ। राहुल गांधी के ऊपर आप हम बिल्कुल कीजिए, आप विपक्ष के नेता हैं, आप उनको मत स्वीकार कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उनको तो तथ्यपरक बताइए आप, कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने फर्जी हैं, कितने काल्पनिक हैं, कितने फैब्रिकेटेड हैं, तथ्यहीन है, झूठ है, कुछ तो बात करेंगे आप। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप मैसेंजर के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इतिहास के किसी दौर में जिस व्यक्ति ने मैसेज को ध्यान न दे करके मैसेंजर पे हमला किया है, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। लोग उसको हमेशा संदेह की निगाह से देखते रहे कि भाई जो संदेश है उसकी बात कीजिए आप। संदेश यह है कि सीबी के चेयरमैन, जिनके ऊपर इस देश की आर्थिक गतिविधियों के नियमन की जिम्मेदारी थी, वह ऐसी गतिविधियों में शामिल रही जिससे एक कारपोरेट को फायदा होता रहा, और वह कारपोरेट ऐसा है जो सरकार के संरक्षण में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। सेबी ने वह स्वयं ने ऑफशोर कंपनियों के माध्यम से धन इकट्ठा करने की कोशिश की, धन इकट्ठा किया। सेबी ये क्या सामान्य आरोप है कि आपने बेनामी कंपनियों में पैसा निवेश किया जी, गोया कि बेनामी आर्थिक गतिविधियों को आपने प्रोत्साहित किया, और आपने 2-4 रुपए नहीं निवेश किए हैं, 1,000-1,500 लाख रुपए नहीं निवेश किए हैं, एक अच्छा खासा धनराशि आपने निवेश किया, और वो भी आपने ऐसे क्रम में निवेश किया जब आपको राजनीतिक संरक्षण के तहत सेबी में प्रवेश करना था। आपको जब यह सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने जब यह जांच दी अडानी के मसले की, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद, तो क्या माधवी बुश ने कहा कि साहब मैं इस जांच में शामिल नहीं हो सकती हूँ, या मैं जब तक जांच होगी तब तक मैं बाहर रहूंगी क्योंकि मेरा खुद का निवेश विनोद अडानी के बेनामी कंपनियों में है? अगर आप बहुत चीजों को पारदर्शी तरीके से रखना चाहते हैं, ईमानदारी से चीजों को रखना चाहते हैं, तो यह बात तो माधवी बुश की तरफ से कहा जाना चाहिए था जी कि हमारा इतना पैसा है, और आप ऐसे कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जो विदेशी धरती पर सक्रिय हैं, वो विदेशी धरती जो टैक्स हेवन कहे जाते हैं। तो आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं? आप किसको संरक्षण दे रहे हैं? आप उनको संरक्षण दे रहे हैं जो टैक्स चोरी करना चाहते हैं। आप सरकार की नीतियां रही हैं कि आप बेनामी कंपनियां नहीं चलने देंगे। आप तो सिरा ठोक के कहते रहे कि कितने लाख कितने हजार बेनामी कंपनियों को आपने काम करने से रोक दिया। तो आखिर माधवी बुश का पैसा बेनामी कंपनी में कैसे लग गया? बिल्कुल। और वह पैसा घूम फिर करके आप फिर भारत में निवेश हो गया 20,000 करोड़ रुपए। राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? राहुल गांधी ये तो नहीं कर रहे हैं कि आप विदेशी निवेश को आमंत्रित मत कीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो निवेश आ रहा है उसके सोर्स की जानकारी होनी चाहिए, पैसा निवेश करने वाले लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर पैसा उचित माध्यम से
कानूनी माध्यम से अगर नहीं लग रहा है तो वो देश हित में नहीं है। राहुल गांधी तो वो काम कर रहे हैं जो काम सरकार को करना चाहिए। देश की संप्रभुता की रक्षा, देश के लोगों की आर्थिक हितों की रक्षा, देश में कानून व्यवस्था, देश के आर्थिक गतिविधियों का नियमन, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार तो इसको बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। जिन संस्थाओं को इन चीजों को नियमित करने की जिम्मेदारी है, खुद ही गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। एक एक चीज क्लियर है, बस राहुल गांधी की इन बातों से, जिन बातों को हम और आप समझ रहे थे, यह समाज का बहुत छोटा सा एक वर्ग समझ रहा था, राहुल गांधी ने इस बात को पूरे लोगों तक पहुंचा दिया, अपनी बात कह करके बेचैनी याद की है। और यह किसी को भ्रम नहीं पालना चाहिए कि आप राहुल गांधी के ऊपर हमला करके अपनी पोजीशन को आप बचा लेंगे, ये संभव नहीं है। वो दौर खत्म हो गया। राहुल गांधी के ऊपर हमला करके राहुल गांधी को अविश्वसनीय बनाने का जो आपका अभियान होता था बहुत ही सुनियोजित तरीके से, उस दौर की स्थिति खत्म हो गई। अब आज राहुल गांधी लोगों के बीच में एक विश्वसनीय नेता के रूप में है। जो उन्होंने वीडियो भी आपने दिखाया, स्थिति यही है कि लोग जनता की आवाज हो गए। और ये हम और आप नहीं कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी से मिलने के लिए लोको पायलट्स का प्रतिनिधिमंडल जाता है, उसको रेल मंत्री के पास जाना चाहिए, तो वो एलओपी के पास मिलने चला जा रहा है। अगर किसान एमएसपी की मांग को लेकर के कृषि मंत्री के बजाय विरोधी पक्ष के नेता से मिलने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से है कि जनता की आवाज है, लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं। अगर सीवर की सफाई करने वाले जो कर्मी हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि साहब अभी भी लोगों के द्वारा उसकी सफाई कराई जा रही है, अभी तकनीक का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो राहुल गांधी से बात क्यों कर रहे हैं वो? ये तो उनको नगर विकास मंत्री से करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री से करना चाहिए। एक उनके पास नहीं जा रहे हैं, उनको सत्तारूढ़ दल के नेताओं के पास जाना चाहिए, और राहुल गांधी के पास क्यों जा रहे हैं? जी, गोया कि लोगों को लगता है कि एक जन विश्वास जो राहुल गांधी ने पैदा किया, उस जन विश्वास को आप राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों को खारिज करके खत्म कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कोई बात कि साहब सेबी की गतिविधियों से एक कारपोरेट को फायदा हुआ, आप बताइए कि नहीं फायदा हुआ। आप बताइए कि सेबी ने जो जांच की है वो सही है, सेबी के प्रमुख के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो तथ्यहीन है। आप कहिए कि जो बेनामी कंपनियों में पैसा लगाने की बात कही जा रही है माधवी बुच के द्वारा, वो गलत है। ये आंकड़े उनका, वो तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने पैसा निवेश किया, उन्होंने मना नहीं किया। और जब वो खुद स्वीकार कर रही हैं तो फिर आपके स्वीकृति या कोई ना कोई तो परिणाम आना चाहिए। तो कैसे मान लिया? उसके बाद जब आप सेबी ने पिछले दौर में जब अडानी साहब की जांच कर रही थी, तो उसने कैसे कह दिया कि हम तमाम मामलों की जांच नहीं कर पा रहे हैं? यानी कि आपने जानबूझ के किया। आप पूरी की पूरी सेबी की गतिविधियां और सरकार की कार्रवाई संदेह के घेरे में, और इस संदेह को राहुल गांधी ने और लोगों के दिमाग में पुख्ता कर दिया। बिल्कुल। अब ये राहुल गांधी के आरोप है, इन आरोपों से आप तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब दे दें, तथ्यपरक जवाब दे दें कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसमें कोई ताकत नहीं है, वो तर्कहीन। आप आडंबर बना के नहीं बात कर सकते हैं। अगर आपको ये पता था, आप हिंडन वर्ग ने तो ये कह दिया था, बहुत पहले अनाउंस कर दिया था 3-4-5 दिन पहले कि भारत के बारे में एक बड़ी रिपोर्ट आने वाली है। अगर आप देश के शुभचिंतक थे और आपको ये था कि देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, तो आप सदन की कार्रवाई आपने समय से पहले क्यों खत्म कर दी? आप इंतजार कर लेते कि हिंडन की रिपोर्ट आने दीजिए, हम देश के सामने एक दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। बिल्कुल। क्यों खत्म कर दिया आपने? आप इंतजार करते, रिपोर्ट आती है, आप उसको संसद में बहस करते। अब क्यों नहीं माना जाएगा कि आप संसद की कार्रवाई समय से पहले इसीलिए समाप्त कर दी गई कि आपको आशंका रही होगी कि इंडियन वर्ग की रिपोर्ट आपके द्वारा संरक्षित जो आगे पूंजीपति हैं या इस तरह के संस्थान हैं, उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। आप इन बातों को कह करके कि देश के ऊपर हमला है, बिल्कुल देश के ऊपर हमला है। हमला कर क्यों रहा है? हमला वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विदेशों में बैठ करके इस देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके सेबी की प्रमुख विदेशों में संचालित गैर बेनामी कंपनियों में पैसा निवेश करेंगी, तो निश्चित रूप से है कि विदेशों में बैठ करके आप देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपके सब आरोप सही है और आरोप आपके ऊपर जाते हैं। यह राहुल गांधी और दुनिया नहीं कर रही है।
उसमें वो लोग जो लोग शामिल हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से आपका संरक्षण उनको प्राप्त है। और यह बात लोगों के बीच मन में घटती करती जाएगी और सरकार की विश्वसनीयता लगातार घटती चली जाएगी। राहुल गांधी पे हमला करके आप अपनी विश्वसनीयता को बचा नहीं सकते हैं। अपनी विश्वसनीयता आप तभी बचा सकते हैं जब राहुल गांधी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, या जो यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस मसले को लेकर के आप कोई सफाई, तर्कसंगत सफाई प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ 2-3 अलग अलग मसले उसको जोड़ने की कोशिश, और उस कोशिश में सरकार खुद को बचाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपसे भी एक बार फिर से समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे पिछले 10 वर्षों में काम करते हुए नज़र आई, क्या अब भी उसी राह पे चलते हुए नज़र आती है? क्या यहाँ से, जबकि अभी आप ही बता रहे थे कि दूसरे दलों के नेताओं ने क्या किया, यहाँ दूसरे दल के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आती। क्या यहाँ, क्योंकि चूंकि आप मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, तो वैसे में कहीं ना कहीं आप खुद अकेले अलग थलग पड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं? क्या यहाँ से आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको सीधा सीधा अगर कोई सवाल उठता है उस सवाल का जवाब देना चाहिए। आप यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च वो किसने किया, क्या किया, ये देशी है विदेशी है, मामला इसका नहीं है। मामला ये है कि क्या ये गलत बोल रहा है। अगर गलत बोल रहा है तो आप हिंडनबर्ग रिसर्च को नाप दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, और अगर नहीं गलत है तो फिर जिसके ऊपर आरोप है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन यहां दोनों बातें बिल्कुल 2 दिशा में जाती हुई नजर आती हैं। क्या यहां पर यह सरकार जो है देश की जनता को बरगलाती हुई नजर नहीं आती है? देखिए राजीव जी, जो सबसे बड़ा घोटाला इसमें है, हिंडनबर्ग एक इंटरनेशनल शॉर्ट सेलर है, वो कोई जांच एजेंसी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी बाजार में क्रेडिबिलिटी है, बाजार उनको गंभीरता से लेता है। कबूतर अगर आंख बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती। तो उनको बाजार, इन्वेस्टर, जो कैपिटल मार्केट है, वो हिंडनबर्ग को गंभीरता से लेता है। वो कंगना रनावत के बारे में उनकी कोई राय नहीं है। कंगना रनावत के बयान को देख के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर उनकी एक राय है, गंभीर राय है, पहली बात। दूसरी बात, जो मूल सवाल है राजीव जी, जो इस पूरे इसमें एक्सपोज हो गया, वो ये है कि माधवीपुरी बुच पहली सेबी चीफ है जो आईएएस नहीं है। सेबी का चीफ हमेशा आईएएस अधिकारी बनता रहा है, या कोई पहले आईएएस रहा हो। एक प्राइवेट इन्वेस्टर, जो एक कंसल्टेंट, वो भी सिंगापुर में, और अडानी की शेल कंपनियों के इन्वेस्टर, वो सेबी के बोर्ड में आती हैं और चेयरपर्सन बन जाती हैं। और उसके बाद हिंडनबर्ग ये गंभीर आरोप लगाता है उनके ऊपर कि उनका अडानी के शेयर्स में पैसा लगा था, अडानी की शेल कंपनीज में पैसा लगा हुआ था, ऑफशोर कंपनीज में। ये वो जब वो सेबी की चेयरपर्सन है, उस दौरान अडानी के शेयर्स की ग्रोथ आप देखिए। उस दौरान पहली हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, उसमें माधवी बुच का आप रोल देखिए। तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि माधवी बुच को सेबी में अडानी नहीं रखवाया था? क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि एक नॉन आईएएस ऑफिसर, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है रेगुलेशन में, उनको सीधे सेबी में ले आना और फिर चेयरमैन बना देना? सवाल तो खड़े होते। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उन सवालों को के सामने से पर्दा हटा दिया है कि माधवी बुच कौन है, और रास्ता इशारों में साफ है कि माधवी बुच सेबी में कैसे आई, किसकी सिफारिश से आई,
और कैसे वो चेयरमैन बनाई गई, क्यों बनाई गई, और चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने क्या किया। ये गंभीर सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से खड़े होते हैं। इतने बड़े तंत्र में आप रिकॉर्ड देख लीजिए राजीव जी, पुराने 10 साल 15 साल पुराने सेबी के चेयरमैन का देख लीजिए। इनके पहले जो है वो मैं बता देता हूँ, अजय त्यागी थे, वो आईएएस थे, यूके सिन्हा थे, वो आईएएस थे, सीबी भवे थे, वो आईएएस थे, एम दामोदरन वो आईएएस थे। ये तो मैं 2000 जीएन वाजपेयी वो आईएएस थे, डीआर मेहता वो आईएएस थे। मैं पिछले कितने भी आप देख लीजिए कि सेबी के जो पुराने चेयरपर्सन हुए हैं वो आईएएस रहे कभी ना कभी। हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों को वित्तीय संस्थाओं में, पब्लिक सेक्टर में जो लोग रहे हैं उनको सेबी में लाया जाता था, क्योंकि पिछली सरकारें सेबी के रोल को बहुत महत्वपूर्ण मानती थी कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, ये वॉचडॉग है, एम्पायर है। और मोदी सरकार ने किसको बनाया? माधवी बुश को। क्या क्वालिफिकेशन? कंसल्टेंट सिंगापुर में। ये आईएएस नहीं थी, पहली महिला और नॉन आईएएस। तो इनको क्यों ना पूछा जाए कि इनके बारे में कि क्या इनकी क्वालिफिकेशन अडानी से नजदीकियां थी, और जो इन्होंने किया वो सबके सामने है। तो देखिए, कहीं आपको कोई सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे दे, कंगना रनावत कुछ बोल दें जी, रविशंकर प्रसाद कुछ कह दें, तो उससे क्लीन चिट नहीं मिलती है। अगर माधवी बुश एक क्लीन सेबी चेयरपर्सन की तरह काम करती तो हम मानते कि हाँ भाई, ये पहली नॉन आईएएस चेयरपर्सन बनी, लेकिन बेदाग है। तो पहली जब रिपोर्ट आई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इनको कुछ नहीं मिला, तो इनके निष्ठा पर सवाल खड़े हुए, लेकिन वजह लोगों को नहीं मालूम थी। हिंडनबर्ग ने वो वजह बता दी कि आपका अडानी से पुराना रिश्ता है और इन्वेस्टमेंट का रिश्ता है, वो भी बेनामी कंपनियों में और ऐसी कंपनियों में संदिग्ध कंपनियां हैं। तो ये मामूली कोई अडानी के इन्वेस्टर और अडानी कंपनी का रिश्ता नहीं है, ये गहरा रिश्ता है। उसके बाद आपको याद होगा, कल भी चर्चा की थी कि अडानी शायद पहले उद्योगपति होंगे जो सेबी चेयरपर्सन से मिले जाके पर्सनली। आमतौर पर जिस कंपनी के शेयर ट्रेड होते हैं वो सेबी के चेयरपर्सन से नहीं मिलता। ये कोई सामाजिक शिष्टाचार का ओहदा नहीं है। वो जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कोई वैसे ही जाके नहीं मिलता कि गुलदस्ता देने चला जाए। वो एक अब बोर्ड एक पोजीशन मानी जाती है कि उनसे सामाजिक रिश्ता उस तरीके का नहीं होता है जजों से। सेबी के चेयरपर्सन का भी यही रिश्ता है उद्योगपतियों से, कम उन उद्योगपतियों से जिनकी जो लिस्टेड कंपनियां हैं। तो ये तमाम बातें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आ गई हैं, जो कंगना रनावत के ट्वीट करने से गायब नहीं हो जाएंगी। दूसरा, इसीलिए आप देखिए, जो मैं बात कह रहा था कि एनडीए पिछला 2019 से 24 तक का मसला आप किनारे कर दिए, तब तक मोदी जी एक छत्र बीजेपी के और सरकार के नेता थे जी। बीजेपी के नेता वो अभी भी एक छत्र हैं, लेकिन वो एनडीए के नेता नहीं है, एक छत्र। अगर होते तो वक्फ बोर्ड बिल ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं जाता। अगर वो एक छत्र नेता होते तो रविशंकर प्रसाद की भाषा में या कंगना रनावत की भाषा में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। तो इसलिए
ये लड़ाई मोदी साहब के लिए मुश्किल लड़ाई है। इसके राजनीतिक पहलू को समझिए आप, कि वो राजनीतिक पहलू उसके उजागर हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं होगा कि कोई आप राहुल गांधी के बारे में अफवाह उड़ा देंगे तो ये खबर दब जाएगी ना। ये खबर अब चलेगी और अब इसमें से तमाम रोज आप देखिएगा कि नए नए खुलासे होंगे, क्योंकि माधवी बुच एक क्वेश्चनेबल पर्सनालिटी है। अब उनके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल अब खड़े होंगे कि पहली नॉन आईएएस ऑफिसर को सेबी का चेयरमैन बनाने की योग्यता क्या थी। ये सवाल नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसके आगे बहुत सारे सवाल भी आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि एक सवाल जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने सामने रखे, वो जो सवाल रखा गया उस सवाल का जवाब खुद माधवी बुच ने दिया और साफ साफ स्वीकार किया कि हाँ उनके पास शेयर थे, यानी वो ऑफशोर कंपनी में, अदानी की ऑफशोर कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया था और बाद में उसे ट्रांसफ़र अपने पति के नाम पे बेचकर वो बाहर नहीं निकली, पति के नाम पर ट्रांसफ़र किया। ये एक बड़ा सवाल है। संजय जी, एक बार फिर से आना चाहता हूँ, टेक्निकल चीज़ें आप बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे उस वक्त और लगभग पूरी जानकारी आपने दे दी थी, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल पहलू है उस पर आपके विचार ज़रा समझना चाहता हूँ। राहुल गांधी, ईडी, यहाँ बीच में ये दोनों आ जाते हैं और राहुल गांधी और ईडी के सहारे क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे मसलों से निपटना चाहती है? क्या जब ऐसा मामला सामने आता है तो राहुल गांधी को सामने ढाल के रूप में खड़े करना चाहती है? चाहे निगेटिव रूप ही हो, लेकिन राहुल गांधी इनकी ढाल बनकर खड़े रहें, ऐसा माना जाए? मैंने मानना ही पड़ेगा, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। असल में ये मामला इतना क्लियर कट है कि माधवी बुच को इंक्वायरी करवानी थी कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं और वो पता करना था। अगर नहीं पता होता तो प्रोविजन है कि अदानी से कहा जाता कि वो वापस कर दीजिए, जिसका भी है, जैसे आया है वैसे वापस कर दीजिए। आपको पता नहीं है किसका है, XYZ कंपनी का है, आपको पता नहीं है कि XYZ कंपनी किसकी है, तो आप XYZ कंपनी को वापस कर दीजिए। उससे होता ये कि गलत ढंग से प्राप्त किया गया पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होता। बिजनेस में गलत ढंग से पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए कोई रिश्वत में या गलत ढंग से दे दे और मैं उसको बैंक में जमा कर दूं तो मुझे मिनिमम 6% ब्याज के रूप में 50,000 रुपए महीने मिलेंगे, जो मिडिल क्लास के घर चलाने के लिए पर्याप्त है। तो 1 करोड़ रुपए का इतना वैल्यू होता है, वहां 20,000 करोड़ रुपए का मतलब। तो वो 20,000 करोड़ रुपया अगर गलत है तो उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और उसका अर्थव्यवस्था पे जो असर है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है कि इन लोगों को ये पता हो कि वो पैसा गलत नहीं है, तो सवाल उठता है कि किसका है, और जाहिर है जिसका है उसका गलत ढंग से कमाया गया है, इसलिए बता नहीं रहे हैं। तो ये मामला अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इसकी जांच करवाई जाती और अगर वाकई पता नहीं चल रहा था कि किसका है तो उसे वापस कर दिया जाता। ये नियम है, ये नियम है। तो जब आपको पता भी नहीं चल रहा है और आप वापस करने के लिए भी नहीं कह रहे हो तो आप किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प कर रहे हो, जिसके लिए जैसा अभी प्रशांत जी ने कहा कि माधवी बुच को वहां बैठाया गया है और वो वहां बैठ के इस तरह की सुरक्षा दे रही है। अब ये अति है, सरकार की तरफ से ये अति है, तो इसको डिफेंड करने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो लगा नहीं सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे डिफेंड करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता है कि उन्होंने अपने पति को अगर ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिया और कहा कि नहीं उन्हीं के सिग्नेचर को मेरा मान लो, तो उससे टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको डिफेंड नहीं करता, उसको कंगना रनावत जैसे लोग कह सकते हैं कि अरे उन्होंने तो वापस ले लिया था, और खुद माधवी बुच कह सकती है कि हाँ हमने तो वापस ले लिया था, तकनीकी रूप से उन्होंने वापस ले लिया था या उनका नहीं था, लेकिन सबको पता है। तो हिंडनबर्ग ऐसे काम करता है क्योंकि उसका यही काम है, वो प्रोफेशनल है। तो अब उसकी रिपोर्ट के आगे ये लोग कॉन्ट्रडिक्शन कर ही नहीं सकते, इनके पास करने के लिए ना एक्सपर्टीज है और ना कंटेंट है। तो चूंकि दोनों नहीं है,
इसलिए इनको कंगना रनौत और ये रविशंकर प्रसाद या अपने सुधांशु जी जैसे लोगों को लगाना पड़ता है। तो अब ये लोग क्या करें? इनको तो आप फैक्ट दे नहीं सकते। इनको कहा गया कि आपको डिफेंड करना है, फैक्ट तो दे नहीं सकते कि ये फैक्ट है, ये करो। वो तो माधवी कुछ कर रही है, सेबी कर रहा है, अडानी कर रहा है, जो फैक्चुअली कहना है वो तो वो कर रहे हैं। अभी इनको पॉलिटिकल मुकाबला करना है, तो पॉलिटिकल मुकाबला करने के लिए इनके पास फैक्ट या कंटेंट नहीं है। तो क्या करें? राहुल गांधी को ले आओ, क्योंकि राहुल गांधी करेंगे तो मोदी जी बच जाएंगे, मोदी जी पे एक पर्दा हो जाएगा। और वो पर्दा 100 ग्राम का है कि 100 सुधार हो गया, 100 ग्राम में सब कुछ खुल गया। तो ऐसी हालत बना रखी है कि ये डिफेंड करने लायक भी नहीं है और आपके पास डिफेंड करने के लिए सक्षम लोग भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनके डिफेंड करने के तरीके से ही लग रहा है कि इसमें डिफेंस नहीं है। अब कोई क्यों सुनने जाएगा रविशंकर प्रसाद को कि वो फाइनेंस के मामले में कोई एडवोकेट बोल रहा है या फाइनेंस के मामले में कोई फिल्म अभिनेत्री बोल रही है। किसी चार्टर्ड अश्विनी वैष्णव बोलते तो हम सुनते, अच्छा लगता है कि कुछ बोलेंगे, और हम उसको चैलेंज करने में भी मुझे अच्छा लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं या इलॉजिकल बोल रहे हैं। अब कंगना रनौत ने कुछ कहा तो उसको मैं क्या कहूँ कि उसने बकवास बोल रही है, तो बोलती ही बकवास, उनके कब जरूरत कंटेंट बोल ही नहीं सकती, उनके पास ये उनका कंटेंट ही नहीं है। तो इस तरह से इन लोगों ने जो अपनी हालत बना रखी है उसमें राहुल गांधी को टारगेट करने के अलावा, मतलब मोदी जी को बचाने के लिए राहुल गांधी को टारगेट करने के अलावा कुछ है नहीं। अब ये भी नहीं लोग कह सकते कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, अब वो भी नहीं रह गया है। जो हाल है उसमें ये भी कह दे कि नहीं मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही होगा, अब वो भी नहीं है। और 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किसका है ये नहीं पता चलना तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है, वो इन्वेस्ट ही नहीं होना चाहिए था, हो गया तो वापस कर दिया जाना चाहिए था, और नहीं तो पता किया जाना चाहिए था। ये तीनों हुआ, तब हिंडनबर्ग को बताना पड़ा कि इंडियन सिक्योरिटी मार्केट की ये हालत है। और वो अडानी तो एक एग्जाम्पल है कि ऐसे पैसे सिर्फ अडानी का नहीं होगा, और लोगों का होगा, सिर्फ अडानी का नहीं होगा, और लोगों क्या होगा, उनका 20,000 करोड़ होगा, कहीं हजार रुपए होगा, 1 करोड़ होगा, 50 लाख होगा, जिसका पता नहीं होगा। लेकिन हमें आपको अगर प्रोफेशनली पैसा कमाना है, मेहनत करके कमाना है, तो हमें 200 रुपए कोई देगा तो उसका पैन नंबर चाहिए, और यहाँ 2 करोड़ के लिए कुछ पूछताछ नहीं है। तो ये स्थिति अगर बनाई गई है तो वाकई वो चिंताजनक है, और इसकी चिंता आम लोगों को करनी चाहिए, पैसे वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं है। और इससे परेशानी पैसे वालों को नहीं होनी है, नीचे वालों को होनी है। जिनको जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं वही नहीं परेशान होंगे, आम लोग भी परेशान होंगे, उन पे भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसी चीज को लोग डिफेंड कर रहे हैं जिसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता है, और बिल्कुल आंख बंद करके कहा जाना चाहिए कि ये बताओ या वापस करवा दो, बात खत्म। दोनों नहीं हो रहा है, जो बेयर मिनिमम था। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत कुछ अभी पिक्चर बाकी, कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है, और बहुत कुछ होना है। अदानी का नाम जब जब आता है देश में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। गड़बड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब अदानी का नाम आया, राहुल गांधी के ऊपर जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा, राहुल गांधी ने नाम लिया। अदानी का नाम अभी दूसरे ढंग से आया है, डायरेक्ट अदानी पर आरोप नहीं है, हिंडनबर्ग का आरोप है सेबी के ऊपर, और सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर उन्होंने मान भी लिया है कि हाँ उन्होंने शेयर लिया था। ऑफशोर कंपनियों के लिए इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं, कौन कौन अदानी के ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या सिर्फ एक चेयरपर्सन सेबी की हैं या और कोई है? और क्या आज जैसे अदानी के सारे शेयर लाल निशान में थे, लगभग सारे, एक को छोड़ के सारे लाल निशान में थे, और आज जैसे प्रशांत टंडन जी ने कहा शायद 50,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है आज अदानी को। ऐसे नुकसान अदानी को ही होंगे क्योंकि मामला अदानी का है। राहुल गांधी के जो आरोप अभी तक लगाते रहे राहुल गांधी अदानी के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर, राहुल गांधी ने A1 A2 का नाम लिया था, 4 लोगों की सरकार बताते रहे हैं, क्या उनकी बात सच साबित होती हुई नजर आती है? और जब जब राहुल गांधी ऐसी बातें लेके आते हैं, जब जब ऐसे कुछ खुलासे होते हैं, तब तब मोदी सरकार आखिर दूसरी तरफ से, दूसरे दरवाजे से कुछ और करने की कोशिश क्यों करती है? और इन सब में क्या ईडी का रोल यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या ईडी के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार अपने ऊपर आई हुई मुसीबतों से बचना चाहती है?
सवाल कई हैं, उन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा। लेकिन आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी फंसे हुए नजर आते हैं, उनकी सरकार फंसी नजर आती है, जिसमें बीजेपी सेबी और सेबी की चेयरमैन और हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ नहीं बल्कि राहुल गांधी की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया।